तो हेलो दोस्तों, आज फिर आपको फिजिक्स की क्लास में आज हम बताने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में ही हम बताएंगे आज की इस क्लास में। इसी की क्लास में मैं तो कभी से चल रहा हूँ, देखिए यही क्लास चल रही है, लेकिन आगे चलते ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सिंपल था, सीरियस वाइज पढ़ते रहिए, चैप्टर ख़त्म होते रहेगा, कोई टेंशन आपको नहीं, हमको भी नहीं। तो मैंने आपको बता दिया था निरक्षीय स्थिति और प्लस न्यूमेरिकल भी मैंने दिया था, और मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको क्वेश्चन वीडियो में नहीं दे पाया। तो आज मैं उस क्वेश्चन को शो कर दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिख रहा होगा, इस सभी क्वेश्चन को आप करिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपको मैंने अगले वीडियो में लगवा दिया था। ओके, तो क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में लगवाया गया था। अब आप उसको करेंगे, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो हम इसमें आज जाने वाले हैं गॉस का प्रमेय। आज जानेंगे गॉस की प्रमेय और उसकी व्युत्पत्ति। बस ये इतना ही चीज़ जानी है, ज़्यादा चीज़ नहीं जानी है, ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ना है। एक लेक्चर में कम ही पढ़िए, लेकिन पूरा समझ में आए, क्योंकि गॉस का प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो उसको जानने से पहले आपको आवेश घनत्व के बारे में जानना पड़ता है। ज़्यादा नहीं जानना पड़ता है, बहुत छोटा सा जानना पड़ता है, कम जानना पड़ता है। ओके, तो आपको आवेश घनत्व के बारे में जानना पड़ता है। किसके बारे में? आवेश घनत्व। ज़्यादा नहीं, मैंने कहा ना, ज़्यादा नहीं जानना है, केवल जानना है आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश घनत्व जानते हैं इसमें क्या होता है? एक तो आपकी उसकी लंबाई हो गई, एक उसका क्षेत्रफल हो गया, एक उसका आयतन हो गया। आवेश घनत्व इन्हीं आधारों पे आपका होता है। जैसे कि पहला मैंने क्या बताया, लंबाई। लंबाई मतलब रेखीय होगा, वो क्या होगा? रेखीय। रेखीय होगा। ओके, दूसरा मैंने क्या बताया, पृष्ठ। क्षेत्रफल किस में होता है? पृष्ठ में होता है। ओके, और तीसरा मैंने क्या बताया, भूलिएगा नहीं, आयतन। आयतन। आवेश घनत्व तीन प्रकार का, कौन सा? पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व, तीसरा आयतन आवेश घनत्व। ओके, इसकी पूरी परिभाषा आपको जाननी है तो शो हो रहा होगा क्या? आवेश घनत्व मैं फालतू में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डॉट डॉट लगा देता हूँ, ये सही रहता है। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और क्या, आयतन आवेश घनत्व। ओके, और आपको यदि इसकी एकदम एग्जैक्ट डिफिनेशन चाहिए तो डिफिनेशन यहाँ शो कर ही रहा है, आप देख लीजिए। रेखीय आवेश घनत्व का डिफिनेशन क्या शो कर रहा होगा? जब किसी एक समान, मान लीजिए आपके पास कोई रेखा, मान लीजिए कोई आपके पास तार दे दी जाए और उस तार में, ओके, उस तार में कोई आवेश दे दिया जाए, तो वो आवेश कैसा होगा? रेखीय होगा, क्योंकि इसमें हम यदि आवेश करेंगे तो रेखीय होगा ना। और यदि पृष्ठ होगा आपके पास, ऐसे कोई आपके पास पृष्ठ है। ओके, अब इसमें आप आवेश दे रहे होंगे तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। ओके, इसको देखिए, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/L। लैम्डा बराबर मैंने क्या बताया? Q/L। क्या? Q/L। और इसको प्रदर्शित करते हैं पृष्ठ को सिग्मा से। सिग्मा बराबर होता है Q/A। ओके, अब आयतन है, क्या है? आयतन आवेश घनत्व है। क्या है? आयतन आवेश घनत्व है। तो आयतन आवेश घनत्व को हम किसे प्रदर्शित करते हैं? रो से। तो रो बराबर क्या होता है? Q/V। Q/, क्या होता है? V होता है। क्या होता है? Q/V। और इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप नोट में लिखना तो लिख सकते हैं। ओके, तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए, इसको मैंने इसलिए बताया ना, क्योंकि आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश, आयतन आवेश घनत्व, जब हम गॉस के प्रमेय के आधार पर कुछ डेरिवेशन है, 5 उनके अनुप्रयोग हैं, 5 अनुप्रयोग हैं उनके,
तो उन्हीं 5 अनुप्रयोग को सिद्ध करने में इनका यूज होता है, इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है। इसको आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम जानेंगे गॉस का प्रमेय, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो नोट करते हैं गॉस का प्रमेय। आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन यदि लिखनी है तो स्क्रीन पे शो कर रहा है, लेकिन वैसे तो मैं बता ही दूंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, और एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो करती है। आप उसको करते रहिए काम उसका। अब मैं जानूंगा क्या गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। अब गॉस थी, क्या थे ये, इनका नाम हुआ था गॉस। इन्होंने क्या कहा कि एक आपके पास ऐसे है, मान लीजिए आपके पास ऐसे है। ओके, हाँ, उन्होंने कहा मान लीजिए, हमने भी मान लिया, हमने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और वो चलता चला रहा है, मानते रहे ही हम लोग, मान ही रहे ना। किसी बंद है, क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, बंद पृष्ठ। उन्होंने कहा बंद पृष्ठ में से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, क्या, बंद पृष्ठ में से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी बंद पृष्ठ आवेश में से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, क्या कह रहा है, होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान, क्या कह रहा है, वैद्युत फ्लक्स का मान इस पृष्ठ में प्रवाहित होने वाली Q का 1/ε0 गुना होता है। Q का 1/ε0 गुना होता है, मतलब गुणा का निशान लगाइए। और ये किसके फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, मतलब फाई इक्वल टू Q मल्टीप्लाई इंटू 1/ε0। मतलब क्या कहा इन्होंने, Q 1/ε0 का गुना होता है। समझ गए आप लोग, Q का मात्रक क्या होता है, 80, मतलब मान लीजिए आप कूलाम होता है। ओके, कूलाम इसका मात्रक होता है और ε0 किसका मात्रक होता है, ε0 का मात्रक क्या होता है बताइए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, एकदम एग्जैक्ट, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है, आपका मात्रक होता है। ओके, एक कूलाम से एक कूलाम कट गया तो न्यूटन मीटर कहाँ चले गए हैं, हुआ न्यूटन और मीटर चल गए हैं आपके ऊपर नहीं गए, इसमें ऊपर चले हैं। ओके, और कूलाम का है नीचे ही रह गया बच्चा, कूलाम भाई नीचे ही रह गए। तो कूलाम भाई जब नीचे रह गए तो आपका ये हो गया, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। और यदि मैं इसका विमीय सूत्र निकालूं तो न्यूटन ने कहा था मेरा विमीय सूत्र mLT पे -2 है, मीटर ने कहा भैया हमको एम ही केवल मानिए, ज़्यादा अकड़म पकड़ा हमको मत मानिए, अपॉन AT, कूलाम ने कहा हमको आप AT मानिए बस। अब मैं यदि इसका निकालूं तो कहा जाएगा, आपको यहाँ पे डिफिनेशन शो कर रहा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे क्या, आपका आ जाएगा MP3। अब देखिए L और T यहाँ प्लस है तो ऊपर चल जाएगा माइनस, तो -3 हो जाएगा, A पे -1 हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका वीमा सूत्र, वीमा या विमीय सूत्र हो गया, जो आपको मन करता है वो कहिए। ये हो गया आपका विमीय सूत्र, आपको एग्जैक्ट डिफिनेशन शो कर रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ में से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ या इस बंद पृष्ठ में आवेश Q का 1/ε0 का होता है, गुना होता है। अब हम क्या करेंगे, गॉस के प्रमेय की व्युत्पत्ति करेंगे, गॉस के प्रमेय की व्युत्पत्ति करेंगे। और यही आपको समझना था, जो कि इम्पोर्टेंट है, यही तो था वो
जिसके लिए इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई, इतना सारा माथा बच्ची हुआ, और यही नहीं बना होता तो आगे वाले सब बनते नहीं, कुछ चैप्टर चलता ही नहीं। गॉस का प्रमेय आया तो गॉस के प्रमेय नहीं आया, तो गॉस का प्रमेय जब आया तो उन्होंने 5 अनुप्रयोग भी ला दिया। यही सब होता है ना, एक आता है तो उसके पीछे ढेर सारे आ जाते हैं। तो गॉस का प्रमेय जब आया तो उन्होंने कहा नहीं भैया, गॉस का प्रमेय जब आया तो 5 अनुप्रयोग भी लेके आया। गॉस के प्रमेय के ही सहायता से व्युत्पत्ति हुई उनकी, जो उनके अनुप्रयोग 5 थे, तो मानिए उनके चेला थे, ठीक है, चेला, शिष्य कहते हैं उसको, वो थे वो सब। तो ये गॉस का प्रमेय की व्युत्पत्ति तो आप जान लीजिए, सबसे पहला काम इसको जानिए एकदम कॉन्सेप्ट से। और इन्हीं के आधार पे 5 और आगे थे इनके चेले, तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। इनके चेले के बारे में नहीं छोड़ना, क्योंकि कभी कभी गुरु को ना दे करके चेला को दे देता है सामान। उसी तरह ये है कि गॉस का प्रमेय ना दे करके आपको कह देगा गॉस का प्रमेय परिभाषा लिखना रहता है, और उसके आधार पर उनके अनुप्रयोग एक आध उठा के दे देगा, तो उसको आपको सिद्ध करना रहता है बच्चा, ठीक। इसको आपको सिद्ध करना रहता है, तो इसके लिए आपको एक तिरछी मिर्ची तिरछी मिर्ची तिरछी मिर्ची तिरछी मिर्ची एक आपको कर लेनी है, लाइन खींच लेनी है। सिंपल सा मैंने बताया ना, तिरछी मिर्ची आपको क्या करनी है, लाइन खींच लेनी है। और यहाँ पे एक डॉट मान लीजिए, मान लीजिए कि ये ऐसे है, कैसे है, ऐसे कैसे है, अरे तो ऐसे है, मान लीजिए। जब मैं कहता हूँ मानने को तो मान लिया करिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं नौटंकी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीठा मान लीजिए, यहाँ पे आपका कोण बना रहा है, ओके, हाँ। और ये आपका ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। ये आपका डी ए क्षेत्रफल मान लीजिए, ये जितना क्षेत्रफल हुआ उसको मान लीजिए आप डी ए, कहाँ मान लीजिए, डी ए। डी ए मतलब डीजे नहीं, डी ए फॉर क्षेत्रफल, डी ए माने बहुत इतना सा क्षेत्रफल, ठीक है। इतना सा क्षेत्रफल मैंने उसमें होल किया, सुई के इक्वल। यदि आप किसी चीज़ में होल करते हैं ना तो वो डी ए क्षेत्रफल होता है, उसको निकाला कहा जा सकता है उसको। तो थोड़ा सा वीडियो रुक गया था, ओके। तो हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा ये था, सॉरी, हाँ, ठीक है, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया, इतना सा क्षेत्रफल के लिए डी ए रखते हैं, और इसमें से जितना सा इतना सा क्षेत्रफल होगा तो उसमें से थोड़ा सा ही वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, इसलिए हम उसके वर्ड मानेंगे डी फाई, मानेंगे क्या मानेंगे उसको हम, डी फाई, वैद्युत फ्लक्स डी फाई हो जाएगी उसके स्थान पर। तो जैसा कि मैंने बताया, अब देखिए डिजिटल बोर्ड वाले, मैंने बताया ना कि डिजिटल बोर्ड वाले इस चित्र को ऐसे हिला देंगे। पूरे यूट्यूब पे डिजिटल बोर्ड आपको उपलब्ध मिला गया, मैंने जहाँ तक देखा है कि पूरे यूट्यूब पे डिजिटल बोर्ड आजकल उपलब्ध है, लेकिन इस समय यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। बहुत ही कम ही यूट्यूबर हैं जिनके पास डिजिटल बोर्ड उपलब्ध है। तो उसमें वो सब, जिसके पास डिजिटल बोर्ड है वो फटाक से चित्र ला देता है आपके सामने, बस आपको बताता है ऐसे बना है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको बना के दिखाया जाता है कि कैसे कैसे बन रहा है, ठीक। तो इसमें ये फ़ायदा आपके पास होती है। और डिजिटल वाले में ये होता है कि आपको सीधे सीधे यहाँ पे लिख दी, आपको सीधे सीधे आपको पिक्चर दे दिया जाता है और बता दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, हम लोग सीधे बनाते हैं उसको, ठीक है। तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको सीखने का मौका मिलता है, ओके। अब देखिए क्या है इसमें कि मैंने बताया इतना सा आपको वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। अब जानिए कि यहाँ पे जो रहेगा आपका चित्र के अनुसार जो जो आप बनाए हैं वो लिखेंगे। माना बंद पृष्ठ है और यहाँ पे डी ए क्षेत्रफल जिसमें से डी फाई वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, जैसा कि मैंने बताया जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला यहाँ पे रखेंगे 1/4πε0 Q/r² होता है कि नहीं, ये बताइए आप। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे, ओके। और इसके बाद आपको क्या है, इसके बाद आपका है, मानिए यदि मैंने माना, क्या माना, यदि मैंने यहाँ पर ई की वैल्यू मैंने रख दी कि नहीं रख दिया,
आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, यहाँ तक आप ज़रूर समझिए। ओके, यहाँ तक समझ आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले रखेंगे क्या, फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू एस होता है। मतलब क्षेत्रफल को एस से या ए से डिनोट करिए, लेकिन यहाँ पे डी फाई में ले रहा हूँ तो क्षेत्रफल भी मैं डी ए लूँगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करिए, दोनों तरफ इक्वेशन समाकलन करिए। क्या करिए, इंटीग्रेशन करिए। क्या करना है, इंटीग्रेशन। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे डी फाई ई इक्वल टू क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसको यदि मैं तोड़ूँ, यहाँ पे ये सदिश के रूप में है, ठीक है। यदि मैं इसको तोड़ूँ तो ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा डी फाई बराबर। ओके, इसको समीकरण दो मान लीजिए। अब इसको मैंने तोड़ा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये केवल फाई आ जाएगा, और इसको करेंगे तो इंटीग्रेशन में आपका बचेगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन लगाएंगे और ई डी ए रखेंगे, कॉस थीटा रहेगा ही रहेगा आपका। और यहाँ पे ई की वैल्यू मैं रखूँगा तो क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और अंदर बचा क्या आपके पास, इंटीग्रेशन में आपके पास क्या बचा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका इंटीग्रेशन करके यहाँ पे बचा। ओके, अब यहाँ से क्या, ये किसके बराबर है, डी फाई के, क्या इसके बराबर है, डी फाई ई के। तो यहाँ फाई इक्वल टू क्या रखेंगे, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या रखेंगे, क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई। अब देखिए डी फाई ई इसके इक्वल हो जाएगा आपका 4 पाई के इक्वल है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4 पाई के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल किसके, 4 पाई के। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखूँगा, क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज प्रूव। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यही आपका गॉस का प्रमेय है। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इतना शॉर्टकट कोई नहीं बताने वाला है आपको। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब जरूर करिए।